हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, कई सारे लोग कह रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड करा दीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड पे दिक्कत आ रही है। वो चीज़ लाजिब भी है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज तक हम इस चीज़ से कभी जुड़े नहीं होते। देखो, जीके सबने पढ़ा होता है, मैथ्स लगभग लगभग कुछ ने पढ़ी होती है, मतलब पढ़ी नहीं भी होती है तो टॉपिक्स पता रहते हैं कि ये परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एस आई सी आई, ये सब चीज़ें हैं करके। बट टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में अभी तक जिसने कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम नहीं दिया उसके लिए थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, फंडामेंटल्स बता दूँ इस चीज़ के। आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं एज ए टीचर, अपने आप को एज ए टीचर रख के करने होते हैं। आपको मानना होता है कि आप एक टीचर हो और एज ए टीचर आप इस सिचुएशन पे क्या चीज़ ट्रीट करोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को करने होते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पे बात करेंगे, साथ ही साथ उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि टीचर अगर ऐसा सोचता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। ठीक है, देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, टीचिंग एटीट्यूड एंड टीचिंग इंटरेस्ट पे हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। पहला है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, दूसरा है छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, तीसरा है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ठीक है, क्योंकि देखिए, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना कोई हमारा पर्सनल इश्यू नहीं है। वो तो संबंध, अगर आप अच्छे काम, अगर समर्पण भाव से काम कर रहे हो तो आपके रिलेशन जो है प्रधानाचार्य से अच्छे बने रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरा है छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना। देखो, चिंता जहाँ पर बात आ जाती है ना, ठीक है, टेंशन वाली बात आ जाए तो उस चीज़ को लेकर टीचर टेंशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो टेंशन लेने लग जाएगा तो पढ़ाएगा क्या। ठीक है, तो अगर वो समर्पण भाव से पढ़ा रहा होगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। उसकी नौकरी, उसके शिक्षण के प्रति आस्था, उसके छात्रों का विश्वास और उसकी गरिमा एवं मर्यादा। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके छात्रों का विश्वास। ठीक है, जिस टीचर पे स्टूडेंट्स का उसके बिलीव हो जाएगा वो टीचर सब चीज़ कर सकता है। ठीक है, देखिए, उसकी नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं रखती मूल्यवान, क्योंकि नौकरी होगी लेकिन वो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, शिक्षण के प्रति आस्था, एक ही शिक्षण ही नहीं होता। ठीक है, अगर टीचर का काम एक ही शिक्षण ही नहीं होता, टीचर का काम होता है छात्रों को लेके, छात्रों को नीचे से लेकर उनको फाइनेंशियली, इमोशनली और सारी चीज़ें, पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ों पे हेल्प करना एक छात्र टीचर का उद्देश्य होता है। तो छात्रों का विश्वास जीतना एक सबसे मूल्यवान रहता है अध्यापक के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि कथन सत्य है तो आप क उत्तर करें, यदि असत्य है तो आप ख उत्तर करें, यदि केवल एक मत हो तो ग उत्तर करें, यदि कथन दुराग्रह कर रहा हो तो उत्तर घ करें। ठीक है, दुराग्रह का मतलब कि जो लोग उससे क्या कहते हैं, मतलब गलत चीज़ प्रमोट कर रहा होगा। ठीक है, जो लोग शिक्षण व्यवसाय में अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वो कभी अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ क्या है, गलत चीज़, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम रूप से विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वो कभी अच्छे शिक्षक नहीं बनते। ऐसा नहीं है, वो लोग भी अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है मतलब एक ऐसी चीज़ें फैला रहा है जो दुराग्रह वाली बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, नीचे दो आधारिकाएं तथा एक निष्कर्ष दिया जा रहा है, यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो क उत्तर होगा। आधारिका, देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, आधारिका है सभी मनुष्य मरणशील है और राम एक मनुष्य है। ठीक है, ये दो आधारिकाएं हैं और राम भी मरणशील है। देखिए, राम जो है, राम मनुष्य है। ठीक है, राम क्या है, मनुष्य है और मनुष्य क्या है, मरणशील है। तो राम मरणशील है, इसका मतलब क्या है कि कथन भी सही है और आधारिका भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे हम क्या है, कह रहा कि पहला कथन निष्कर्ष भी सत्य है और आधारिका भी सत्य है। ठीक है, यदि निष्कर्ष भी सत्य है और आधारिका भी सत्य है तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी दृष्टि से एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, टाइम टेबल, जो स्कूल पे टाइम टेबल होता है उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है पूछ रहा है।
कठिन विषयों का क्लांश सुबह में रखा जाए। ठीक है, जो हमारा एक जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उनको स्टार्टिंग में रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है उसका माइंड एक्टिव रहता है। ठीक है, क्योंकि दिन भर में वो बोर होने लग जाता है और चीज़ों को भी देखते हुए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका जो पुरानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है, अगला है, दो कठिन विषयों के क्लांच के बाद एक आसान विषय रखा जाए। बिल्कुल सही है, दो जहाँ पर टफ विषय है उसके बाद एक इजी विषय रखने से क्या हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट इजी नहीं होता, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, लेकिन ऑन एन एवरेज माने तो जैसे प्राथमिक लेवल पे लोग बच्चों के लिए गणित, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट टफ रहते हैं, तो उन चीज़ों को लेके ये सब्जेक्ट को टफ कह रहा है। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। अगला है, क्लांशों की क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो। ठीक है, बिल्कुल एक्टिविटीज़ हो उस पर और अलग अलग तरीके से क्रियाएं कराई जाए। ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? ठीक है, प्राइमरी लेवल पे कक्षा में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? पहला ऑप्शन है, अध्यापक की जवाबदारी सुनिश्चित की जाए। दूसरा है, स्कूलों की निगरानी को के स्तर को सुधारा जाए। ठीक है, तीसरा है, कक्षा के वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। चौथा है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए चारों चीज़ें सही चीज़ कही गई कि अध्यापकों की जवाबदारी होनी चाहिए, उसके बाद स्कूलों की निगरानी होनी चाहिए, उसके बाद कक्षा में बच्चों और टीचर का अनुरूप जो अनुपात है वो बच्चों के अनुरूप करना चाहिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों को किस प्रकार के अध्यापक पसंद करते हैं? ठीक है, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं कह रहा है। ठीक है, छात्र हमारे किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? इसका ऑप्शन है, जो उनकी समस्याओं को हल करे, जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है। ठीक है, इंटरेस्ट लेता है, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता। अगला है, जो टेस्टों की कापियां जांच करने के बाद तुरंत पुष्ट पोषण देता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि छात्रों को किस टाइप के अध्यापक पसंद है, तो ऑप्शन तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, समस्याओं को हल करने में इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे उसे पसंद करेंगे ऑटोमेटिकली। अब बच्चों को शारीरिक दंड से भय नहीं लगता तो बच्चे ऐसे भी टीचर को अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसके डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। आगे चलते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी शिक्षा की वजह से सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और लोकतंत्र भी मजबूत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः उगते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, उनको उबासी आ रही है, तो क्या करेंगे आप? छात्रों की कमी हो सकती है। ठीक है, छात्र में कोई कमी हो सकती है। अगला कह रहा है कि शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, और फिर उसके बाद ऑप्शन सी है, भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका एक सॉल्यूशन उसका एक रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, प्रॉब्लम के चारों डायमेंशन में आपको सोचना होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि छात्र में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल कोई कमी हो सकती है छात्र में। हो सकता है वो पिछली रात को सोया ना हो, या पिछली रात देर तक जागा हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। अगला है, शिक्षण में कमी हो रही होगी। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि अगर टीचर बोरिंग पढ़ाने लगता है तो बच्चों को जो है नींद आने लगती है। ठीक है, और कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास का इन्वायरमेंट है जो वो ऐसा बोरिंग सा है। ठीक है, जो आजकल हमारी नई शिक्षा नीति के तहत आ रही कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ की वॉल पेंटिंग, अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, दीवारों को अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट अच्छा बनता है। ठीक है, तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों को सीखने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि जो प्रॉब्लम हो रही होगी उसके कितने भी सॉल्यूशन, मतलब कितने भी रीजन हो सकते हैं, तो इसके कोई सभी रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा कह रहा है। ठीक है, किसकी इंसल्ट नहीं होगी कह रहा है। पहला है, जो लगातार पढ़ाते चला जाए और इस बात की परवाह न करे कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, नहीं बनेगा कह रहा, हंसी का पात्र नहीं बनेगा कह रहा। अगला है, वह जो समय पर कक्षा पर आता है इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय पर कक्षा में आए। ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। और अगला है, वह जो अपने विषय में बहुत अधिक तो नहीं जानता है परंतु अपने विद्यार्थियों को अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कथन है। ठीक है, ऊपर के दो कथन देखे होंगे आपने, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे,
तो ऑप्शन सी इसका हो सकता है। देखिए हम लेकिन अभी चौथा ऑप्शन देखेंगे। चौथा ऑप्शन क्या है इसका, वह जो नैतिकतावादी और अपने ही छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाते हैं। देखो एक टीचर होने के नाते नैतिकता का पाठ पढ़ाना जरूरी है, लेकिन सदैव, यहाँ पर सदैव वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट करेंगे, सदैव नैतिकता से ही काम नहीं चलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो अपने विषय के बारे में तो बहुत अधिक तो नहीं जानता है, परंतु अपने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकारी है कह रहा है, ठीक है। अच्छा शिक्षण का क्या प्रकार्य है? प्रधानाचार्य का अच्छे नेतृत्व का, शिक्षा की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी का और निष्ठा का, ठीक है। जो शिक्षण का प्रकार्य हो जाएगा, शिक्षण के प्रति आप ईमानदार होने चाहिए और आप निष्ठावान होने चाहिए, ठीक है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पे जो मैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी आपको लगता होगा कि कहीं पर 2 ऑप्शन सही है, कहीं पर 3 ऑप्शन सही है, लेकिन आपको सदैव वो आंसर टिक करना होता है जो सर्वाधिक सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप और चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हो। जो आपको ज़्यादा सही स्टेटमेंट लग रहा होगा उसे आप टिक करेंगे, ठीक है। पहला है, एक अच्छा शिक्षक वह बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, ठीक है। अगला है, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह से भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी है, अच्छा शिक्षक वह बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे, ठीक है। शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे कह रहा है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन बी ही गलत आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वह बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता रहे, ठीक है, रिसर्च भी करता रहे। रिसर्च किस प्रोस्पेक्टर से? अपने क्लासरूम के प्रोस्पेक्टर से, कि क्लास में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें और चेंजेज आनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर अनुसंधान करता रहे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है, ठीक है। अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है? ठीक है, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, और चौथा है विद्यार्थियों को कोर्स पास कर। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो इसका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में से कोई हो सकता है, ठीक है। बी और सी मेरे को तो दोनों लग रहे हैं, आप बताइए कि क्या होगा इसका, ठीक है। क्योंकि अधिगम के लिए प्रेरित करना, अधिगम मतलब जीवन पर्यंत सीखने के लिए, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है जीवन पर्यंत तक सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी हो सकता है। और विद्यार्थी को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, ये दोनों इसके ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, बी और सी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो 13 क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है वो अलग अलग दिए गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी जो है हमारा ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। बी, ब और स दोनों की बात कर रहा है, तो ऑप्शन, देखिए मैंने बोला था ना कि दोनों आंसर आपको सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो जिसमें कह रहा है कि बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मारने का प्रावधान नहीं है, बट अगर बात आती है कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो उसके उसके पीछे का हमारा उसकी भावना जाननी है, ठीक है। दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे। अगला है, छात्र में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, ठीक है। देखो अगर टीचर किसी को दंड दे रहा है, तो इसका प्रोस्पेक्टर क्या होगा? उस पर सुधार लाने की उससे होगा, ठीक है, कि बच्चे पर सुधार आए, वो ऐसी एक्टिविटीज ना करे जिससे कि वो बार बार गलत कदम उठाए या ऐसी चीज़ें बार बार उस चीज़ को करते रहे, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि छात्रों में सुधार पैदा हो, इसलिए वो अध्यापक उसे दंड देने का प्लान कर रहा होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे हम। अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जा सकता है, ठीक है। अनुशासनहीनता पर देखो, स्कूल से छात्र को हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आप स्कूल से छात्र को नहीं निकाल सकते हो। दूसरा है, छात्रों को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह क्षमा मांगे तो उसे अंडरटेकिंग दे और उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। छात्र पर भारी आर्थिक जुर्माना लगा देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हम किसी पे। अब किसी की फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, एज ए गवर्नमेंट टीचर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैदान के 10 चक्कर लगवाने चाहिए। देखिए मैदान के 10 चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे की जो सोच है, अगर हम उसको इफेक्ट करें, तो फिजिकली उसको जो हार्म पहुंचा रहे उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका ऑप्शन, इन ऑप्शनों के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कि वह यदि क्षमा मांगता है तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए, तब तक उसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, ठीक है।
प्रश्न संख्या 16 है, प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, ऑप्शन ए है आप भी उनका साथ देंगे, दूसरा है आप उन्हें दंडित करेंगे, तीसरा है आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यौन से संबंधित सेक्स से रिलेटेड बच्चों को सही ज्ञान देना भी ज़रूरी है, तो आप इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस शिक्षण को इसकी सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप उनका साथ नहीं दे सकते और आप उन्हें दंडित भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज बच्चों को होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसे है? ठीक है, सह शिक्षा समझ लीजिए पहले। सह शिक्षा मतलब जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होती है। ठीक है, वहाँ पर यौन संबंधी बातें करना कैसा है पूछ रहा है। ठीक है, पहला है कदापि नहीं करना चाहिए, दूसरा है इस बात को उतनी ही की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है, तीसरा है इस पर विस्तार में चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्रों के मन में शंका ना रहे। ठीक है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस पर कदापि ठीक नहीं है, क्योंकि नॉलेज बच्चों को देना, सही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हर किसी फील्ड का सही नॉलेज देना बच्चों को ज़रूरी होता है। दूसरा है इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है, बिल्कुल जितनी प्रकरण में आवश्यकता है उतनी ही इस पर बात की जानी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लास की गरिमा को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो उस क्लास की गरिमा को ध्यान में रखना होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और सी नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए विस्तार पर चर्चा नहीं कर सकते इस चीज़ पर। ठीक है, विस्तार पर मतलब इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते इसका, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं एज ए टीचर, अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो आप क्या करोगे? बोल रहा है पहला ऑप्शन है यह बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता, इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता। ठीक है, आप इस बात की विशेष परवाह, बिल्कुल गलत होगा ये, क्योंकि एज ए टीचर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर वो चीज़ आपसे अगर इन फ्यूचर पूछी गई तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपको इस बात का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ, तीसरा ऑप्शन है अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ, और चौथा ऑप्शन है उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उसका उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। देखिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतीक्षा करने की बात करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की। क्या हो सकता है आप कैसे दुर्गम क्षेत्र पर हो या कहीं भी क्षेत्र पर हो जहाँ पर आपको ज्ञानी व्यक्ति मिले ना मिले, कोई भरोसा थोड़ा है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्व अध्यापक उसका नॉलेज दे सकते हैं, बट यह है कि क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि उस चीज़ का नॉलेज पूर्व अध्यापक ही दे सके, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं पर दिया नहीं गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हो सकता है टीचर से रिलेटेड हो सकता है समाज से रिलेटेड हो सकता है आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, तो किसी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा कि उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसका उचित स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिल जाता। ठीक है, आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैसे मैंने पहले आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है वो क्लासरूम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, हमेशा उनकी बॉन्डिंग सही होनी चाहिए। तो हमेशा एक अच्छा अध्यापक वह होगा जिसके अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन के साथ रहता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो क्लासरूम होते हैं उस पर निश्चित एज देखी जाती है। जैसे आप बोलते हैं कि 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है बोलते हैं। ठीक है, 6 से 14, तो ऐसे ही ये जाती है क्लास 1 से कक्षा 8 तक। ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जाती है। तो इसी प्रकार जब वो वर्ष 6 वर्ष का हो जाएगा तो पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, फिर 7 का हो जाएगा तो दूसरी कक्षा में एडमिशन लेगा, 8 का हो जाएगा तो तीसरी कक्षा में एडमिशन लेगा। तो एज का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है क्लास के साथ। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे उसके दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है, तो उसी प्रकार वो कक्षा को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखिए उसका क्यों आवश्यक है, क्योंकि पाठ्यचर्चा आयु की विशेष रुचियों एवं मार्गों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बिल्कुल पाठ्यचर्चा का जो पाठ्यचर्या होती है उसका आयु को विशेष ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि किस एज ग्रुप के लिए ये पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। अगला ऑप्शन है
क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों में समायोजन में कठिनाई होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे कक्षा 2 है हमारे पास, एक आया हमारे पास इस पे 7 वर्ष का बच्चा, एक आया 10 वर्ष का बच्चा, तो दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अलग अलग लेवल पे होगी। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चे का जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा हो चुकी है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। ठीक है, और 7 वर्ष के बच्चे की उतनी ग्रोथ नहीं हुई होगी। तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी क्या है, क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल, अध्यापक सबके साथ समान व्यवहार कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर फिजिकली तौर पे 10 साल का बच्चा फिट होगा तो उसके कंपैरेटिवली 7 साल का बच्चा 10 साल से कम ही होगा। ठीक है, और मेंटली तौर पे भी यही चीज़ें होगी, सामने आएगी। तो इसका ऑप्शन डी और उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम में पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों? अब देखिए हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है। जो एनईपी 2020 आई है उस पर भी ये कहा गया कि प्राथमिक लेवल के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या है, इससे बच्चे को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। बिल्कुल, इससे शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में, जिस वातावरण से वो अपने परिवार परिवेश से आया होता है उसी वातावरण में उसे शिक्षा मिलती है। और दूसरा है, इससे अध्यापकों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ठीक है, ये चीज़ जितना ही बच्चे के लिए इम्पैक्टफुल रहती है उतना ही टीचर के लिए भी इम्पैक्टफुल रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या अभिभावकों को बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। यहाँ पर दो टाइप के जो विचार आ जाते हैं। पहले कहते हैं कि नहीं, अध्यापकों को बच्चों को सहयोग नहीं देना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये चीज़ पहला कहते हैं कि ये चीज़ गलत है कि अध्यापक उनका होमवर्क में मतलब वो करे, और दूसरा कहते हैं कि ये चीज़ सही है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सहयोग देने की बात कर रहा है। टोटल ऐसा नहीं है कि बच्चे को घर से काम दिया गया है कि 2 से 20 तक की पहाड़ी लिख के लाना और उसके घर वालों ने खुद ही लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर सहयोग देने की बात करिए। सहयोग मतलब जहाँ पर उसको ज़रूरत है उसको वहाँ पर मदद करें। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए, नहीं अभिभावकों को यह अतिरिक्त बोझ है। देखिए अभिभावकों के लिए अतिरिक्त बोझ कैसे हो जाएगा, वो अपने बच्चे के ग्रोथ के बारे में काम कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला है, नहीं बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। तीसरा है, हाँ इससे बच्चों का गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। ठीक है, चौथा है, हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। ठीक है, इन सब में सबसे सूटेबल जो है ऑप्शन डी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे अभिभावकों की बात कर रहा है वो, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलेगा। देखिए काम देंगे, अगर उनके पेरेंट्स बच्चों को हेल्प करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको पता चलेगा कि हमारा बच्चा कैसा ग्रोथ कर रहा है, मेंटली उसे काम करना आ रहा नहीं आ रहा, उसे जोड़ना घटाना गुणा भाग ये चीज़ें आ रही है नहीं आ रही, तो अभिभावकों को भी पता चलेगा। ठीक है, इसलिए सहयोग कर सकते हैं वो, लेकिन खाली सहयोग ही कर सकते हैं, पूर्णतः उसका जो सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसे लागू करना कठिन है। दूसरा है, नहीं क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। तीसरा है, हाँ इससे उसकी जवाबदारी बनी रहेगी। ठीक है, उसकी जवाबदारी बढ़ेगी। ठीक है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि एज ए टीचर आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसा आपको व्यवहार रखना है, और ये चीज़ गवर्नमेंट जो शिक्षक आचरण नियमावली है उसके अंतर्गत इस चीज़ का जो है डीप में दिया गया है। ठीक है, तो आचरण नियमावली बनती है वो हर किसी सरकारी ऑफिसर के लिए, सरकारी आदमी के लिए बनती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए सेवा नियम आचरण नियमावली कहते हैं उसे, तो बनती है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें जो है आचरण नियमावली जो मानक गवर्नमेंट ने तय किए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण एक कला है, सही नहीं है कह रहा है, सत्य नहीं है कह रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। कभी कभार हम जल्दीबाजी के चक्कर में सही है पढ़ देते हैं। ठीक है, जैसा अभी मेरे साथ हुआ। शिक्षण एक कला है। अगला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। देखिए शिक्षक जन्मजात नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गलत होगा। क्यों? क्योंकि जन्मजात हम कैसे कह सकते हैं कि कौन टीचर बनेगा या कौन टीचर नहीं बनेगा। ठीक है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं हो सकते, वो तो बच्चे के इंटरेस्ट पे, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे का विकास होता है, तो वो डिसाइड करता है कि उसे किस फील्ड पे जाना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं होते। आगे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 क्वेश्चनों का हमने टारगेट लिया था, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका क्या है? ठीक है, तरीका है कि सरकारी स्कूल में अध्यापकों का वेतन घटा दिया जाना चाहिए। देखिए, वेतन घटाने की बात कहीं से कहीं तक सही नहीं है। दूसरा है, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये हो सकता है। और तीसरा है, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। देखिए, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका जो वो हो रहा है, सतत मूल्यांकन हो रहा है, तो इसके ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी है, ख और ग दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको आज के क्वेश्चन इतने ही कंप्लीट है, 25 क्वेश्चन हमने करे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपको किस सिचुएशन पे कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन पे एज ए टीचर, ठीक है, अपने आप को एज ए टीचर समझ के कैसे ट्रीट करना है। और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको PDF के साथ साथ सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन, इस पर करीब 300 से 400 तक क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो इस बार DLED की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।